दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था इस बुक में। वहां पे हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और फिर हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि सेकुलरिज्म क्या है। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहां पे हम पार्लियामेंट को समझेंगे पहले चैप्टर में, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे लॉ बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, वहां पे हम देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट क्यों जरूरी है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसका आंसर बताया जाएगा और आप यहाँ पे पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि पार्लियामेंट आपके लिए क्यों जरूरी है। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप पूरा देखिए और स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट आखिर क्यों जरूरी है, तो इसको आप देखिए। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो सबसे पहली बात कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पर लोकसभा होती है, यहाँ पर राज्यसभा होता है। और ये आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट अगर होगा तो यहाँ पर अगर कोई बिल रखा जाएगा, कोई चीज अगर लॉ बनानी है, तो वहां पर हम बिल रखेंगे। बिल को हम पार्लियामेंट में रखेंगे, मतलब कि लोकसभा में रखेंगे, या तो हम उसको राज्यसभा में रखेंगे। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम राज्यसभा भेजेंगे अगर लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है हमने। और फिर फाइनली हम कंसेंट के लिए हम भेजेंगे प्रेसिडेंट को। वहां पे असेंट जब कर देंगे, प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे, तो वो जो बिल है वो एक्ट में बदल जाएगा। और एक्ट ही डे टू डे लाइफ में हमारे काम आता है। पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट्स इसी पे वर्क करती रहती हैं। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की मदद ली जाती है कि किस तरीके से हम रूल किए जाएं। एक सिटीजन, पीपल, यहाँ पे पर्सन कैसे रूल किए जाएंगे इंडिया में, और किस तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन काम करेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। और सबसे पहली बात देखिए, क्यों जरूरी है आखिर। हम पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, और हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये आप जानते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में भी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। हम खुद तो इलेक्शन में खड़े नहीं होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है कोई एक इंसान, वो चुना जाता है। हम उसको वोट करते हैं और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और वो पार्लियामेंट में जाता है। ये होता है। और फिर यही जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यही फिर हमको कंट्रोल करता है, हमारे लिए रूल्स बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे देखिए यहाँ पे डिसीजन जो मेकिंग हो रही है, जो लॉज बन रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। देखिए इस तरीके से हम पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ क्या जरूरी है कि ये जो लॉज बन रहे हैं, ये कौन इसमें कंसेंट दे रहा है? एक सिटीजन दे रहा है। हम चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को राइट दे रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं कि वो हमारे लिए लॉ बनाए। तो उसका कंसेंट, हमारा कंसेंट, मतलब एक सिटीजन के द्वारा हमारा कंसेंट उसको मिलता है, एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो लॉ बनाता है। और इसी तरीके से हमारा जो पार्लियामेंट है वो वर्क करता है। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की एलिमेंट्स के तौर पे दिया भी हुआ है। किस तरीके से वर्क होगा, सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। इसको हम और डिटेल में अभी समझेंगे। एक हमने यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे दिया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डिटेल में अभी समझते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है कि आखिर जो लोग हैं वो डिसाइड क्यों करें। कोई भी चीज को डिसीजन अगर हमको लेना है तो ऐसा क्यों करें, डेमोक्रेसी में ऐसा क्यों जरूरी है। तो आपको मैं इंडिपेंडेंस तक ले जा रहा हूं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए, अगर हम देखें तो हम 15 अगस्त 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। और
ये जो इंडिपेंडेंस था ये बहुत आसान नहीं था, ये काफी डिफिकल्ट था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सोसाइटी के हर जो लोग थे, हर स्टेट ऑफ सोसाइटी यहाँ पर जुटा, एक साथ आया, और ये जो पार्टिसिपेशन था इसी के द्वारा हमको इंडिपेंडेंस मिली। और अगर हम इससे पहले की बात करें, जब यहाँ पर कॉलोनियल रूल था इंडिया में, जब कॉलोनियल रूल था तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स ही लॉ बनाते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लॉज बनाते थे और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे, और हम वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और ये जो लॉ बनाए जाते थे इसको हम इवन क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे। अगर हम क्रिटिसाइज करते तो हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, और हो सकता था कि हमको पनिशमेंट भी मिल सकती थी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट हुआ। नेशनल मूवमेंट में आप देखेंगे कि सारे लोग एक साथ जुटे और उन्होंने ये सारे पॉइंट्स उठाए कि आखिर हमारे लिए क्यों नहीं आप सुनेंगे। ये सारी डिमांड की गई, किया गया कि आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, हमारे लिए भी सोचिए, हमको भी पार्टिसिपेशन लेना है। आप कोई लॉ बनाएंगे तो हम वहां पर उसको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप हमारी कंट्री में रूल कर रहे हैं, आपको हमारे हिसाब से रूल करना होगा। ये सारी जो डिसीजंस थे, ये जो डिमांड्स थे, ये रखे गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया प्लेटफॉर्म, जहां पे सारी प्रॉब्लम्स को रखा गया। आईएनसी जब क्रिएट हुआ 1885 में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रखा गया कि जब भी इलेक्शन हो तो वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स इंडियंस भी हों, ये चीजें कही गई, डिमांड था ये पहला। और कहा गया कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ये फिर बजट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और बजट में वो पॉइंट्स रखेंगे अपने, कहेंगे कि, और इवन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है बजट में तो वो अपने हिसाब से वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बजट में ये सारी प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। और ये सारे जो डिमांड थे, फिर फाइनली आप देखेंगे 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कुछ पॉइंट्स रखे गए। यहां पे कुछ आप देखेंगे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस रखे गए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मेंबर्स थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, इनको पूरी राइट नहीं दी गई थी उस तरीके से। फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ा और कहा गया कि आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कांग्रेस ने डिमांड किया और कहा कि जो भी एडल्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए, उनको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। तो यहां पर बाद में जाके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पावर दी गई और हर कोई जो 18 साल के ऊपर थे, इंडिपेंडेंस के बाद उनको पावर दी गई, वो वोट कर सकते थे और इवन वो पार्टिसिपेट कर सकते थे इलेक्शन में, वो खड़े हो सकते थे। इंडिपेंडेंस के बाद उनके पास पूरी राइट हो गई, जो कि उनको ब्रिटिश इंडिया में नहीं मिला था। और वो क्वेश्चन कर सकते थे, जो भी उनको प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकते थे, बजट में वो पॉइंट्स को उठा सकते थे। और यहां पर आप देखेंगे कि जो सिटीजन बन गया, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, जो एक नागरिक की भावना आ गई, लोग सिटीजन हो गए, उनको वोटिंग राइट मिल गई और वो अब पीपल की नीड पर सोचने लगे। जो गवर्नमेंट थी वो पीपल्स नीड पे सोचने लगे, नीड के बारे में और उनके डिमांड के बारे में काम करने लगे। जो गवर्नमेंट थी अब वो क्या करने लगी, वो लोगों के बारे में सोचने लगी इंडिपेंडेंस के बाद। और ये जो ड्रीम और एस्पिरेशंस था, जो एक इंडिपेंडेंस के समय सोचा गया था, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस फ्रेमर्स के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज देख सकते हैं। जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने
पूरी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसीलिए दिया गया कि हर कोई वहां पर वोट कर सके, उसको पार्टिसिपेशन का उसको क्या मिले, राइट मिल सके। यहां पर आप देखिए, अब यहां पे कहा जा रहा है कि पीपल और उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी में आप ये चीज समझिए कि लोगों का कंसेंट बहुत जरूरी है। आइडिया ऑफ कंसेंट बहुत जरूरी है। आइडिया ऑफ कंसेंट क्या है कि जो भी लोग हैं, पब्लिक है, पीपल है, वो एग्री करें। अगर कोई लॉ लाया जा रहा है तो उनका राइट होना चाहिए और उनका जो डिजायर है, साथ साथ वो जो चाहते हैं या उनका अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स उनका कंसेंट, वो एग्री करें और साथ ही साथ लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है डेमोक्रेसी में। अगर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी तो उनके एस्पिरेशंस हमारे लॉ के हिसाब से एग्री करेंगे। और यहां पर जो लोगों की डिसीजंस थे, जो डिसीजन है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्रॉपरली दिए गए हैं और उनके फंक्शंस यहां पे प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं। ये चीज आप यहां पर पहले ही समझ लीजिए। और यहां पर आपको ये भी देखना है कि जो गवर्नमेंट है या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यहां पर जो गवर्नमेंट है या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो भी लोगों के लिए बनी हुई है इंस्टीट्यूशंस, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, ये लोगों के बारे में ही सोचे, ये लोगों के लिए ही काम करे। ऐसा नहीं कि वो अपने ही लिए काम करने लगे और उनका लोगों के प्रति, लोग क्या हो उसके प्रति उनका ट्रस्ट हो। ऐसा ना हो कि उस पे लोग विश्वास ही ना कर पाए। और यहां पर आप देखिए, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डज एन इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब यहां पे कह रहा है कि जो लोग हैं वो आखिर किसी चीज को प्रूव कैसे करेंगे, आखिर ये चीज हमको कैसे पता चलेगा कि लोग कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो उसके साथ एग्री कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इसी के लिए इलेक्शन का रखा गया है, इसीलिए इलेक्शन होता है। यहां पर पीपल जो हैं, लोग जो हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं पार्लियामेंट में। इलेक्शन में वो अपने ही बीच का एक आदमी वो पार्लियामेंट में भेज देते हैं और पार्लियामेंट में वो जाकर क्या करता है, वो लॉ बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। और क्योंकि ये लोगों ने भेजा है तो वो माना जाता है कि वो एग्री कर रहे हैं उस आदमी के लॉ पर। तो ये काफी हद तक ये सही नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए आपकी बुक में ये दे रखा है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहां पर किस तरीके से काम करेंगे। यहां पर वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, एक गवर्नमेंट बनेगा, जो लोग चुने जाएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वही मेजॉरिटी में गवर्नमेंट तैयार करेंगे और वो फिर लोगों पे कंट्रोल करेंगे और वो उनके हित के बारे में सोचेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर देखिए दे रखी हैं कि लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये जो हम थीम लेके चल रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ये हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ रखा है। और यहाँ पे हमने देखिए क्लास 6 और 7 में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, अलग अलग हमने गवर्नमेंट के लेवल देखे थे, जहां पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, फिर हमने कई स्टेट गवर्नमेंट देखे थे और फिर हमने पंचायती राज देखा था। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं और ये आप क्लास 6 और 7 में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम इंडिया को क्या करते हैं, इंडिया को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम एरिया को इक्वली डिवाइड कर देते हैं।
क्योंकि कुछ इलाकों में ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ इलाकों में पॉपुलेशन कम है। तो हम पॉपुलेशन के बेस पे एरिया को डिवाइड कर देते हैं और वहां पे एक एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। खड़े कई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेकिन चुना एक जाता है और वो बाद में जाके एमएलए बन जाता है और फिर वो लोगों के लिए काम करता है। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है कि विधानसभा और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा जो कि स्टेट का ऑर्गन है और जो पार्लियामेंट है ये सेंट्रल ऑर्गन है। और यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बनाती है और पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाता है। जैसे अभी हमने एजुकेशनल पॉलिसी अभी देखा 2020 का अभी कल हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में और वहां पे काफी चीजों को आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर अब देखिए आपके लोकल एरिया से रिलेटेड बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा काम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पीसफुल रिलेशन बनाना चाहता है चाइना के साथ, तो ये इंटरनेशनल इशू है। यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी जो कि अभी बीजेपी की है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमपी में डिसकंटिन्यू किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम को जो कि 8th क्लास में होता था। तो यहाँ पे एमपी से रिलेटेड है तो यहाँ पे स्टेट लॉ काम करेगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया ट्रेन रूट बनाना है जो कि अजमेर से मैसूर जाएगा। तो ये रेलवे डिपार्टमेंट का काम है, ये सेंट्रल का काम है। और 1000 के रुपीस नोट आने वाला है तो ये किसका काम है, सेंट्रल का काम है। ये चीज हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और बट इंस्टेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव, ये देखिए दूसरा नंबर हो गया और डायरेक्टली 1 नंबर हो गया, यहां पर 2 भरा जाएगा। दीज एमएलए, यहाँ पे एमएलए है, छोटा है तो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो एमएलएज हैं ये टाइम टू टाइम मीट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इंटायर पॉपुलेशन के लिए क्या करना है उनको। दीज डेज गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस, यहाँ पे कह रहे कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब तक नहीं हो सकती है जब तक वो अलाउ ना करे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो सबको राइट ना दे दे इलेक्ट करने के लिए, यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे ये हो गया हमारा तीसरा और ये हो गया चौथा, यहाँ पर ये हो गया है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप जो पंचायत हैं, यहाँ पे यू हैव read that most elected members whether in panchayat or vidhan sabha or parliament are elected for fixed period of time. Why we have the system where representative are elected for the fixed period of time and not for lifetime. यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं चुना जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम लाइफ टाइम के लिए चुनेंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि पंचायत और विधानसभा में हम चेंज कर सकें। इसलिए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है हर एक गवर्नमेंट को कि वो अच्छे से काम करे, और अगर नहीं करती है तो वहां पे लोगों के पास पावर होती है कि वो उनको हटा सके। यहाँ पर 6th क्वेश्चन क्या है, यू हैव रेड दैट पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वेज एंड नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शंस। यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्शन के थ्रू हम जानते हैं पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि आप बताएंगे, देखिए हमने कई सारे कैंपेन बताए थे आपको जहां पे हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन है, फिर साइन कैंपेन था, और हम वहां पर कई सारे
हम रैलियां करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको 3 तरह के ऐसे मेथड बताने हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इलेक्शन के अलावा लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बता दिया है और आप 3 किताबों से, मैगजीन से देख के आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है कि जो रोल ऑफ पार्लियामेंट है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो जो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कब बनाया गया? पार्लियामेंट को 1947 में क्रिएट किया गया। जब पार्लियामेंट बना है, कब बना है पार्लियामेंट? 1947 में। और यहां पर देखिए, यहां पर पार्लियामेंट में लोगों का फेथ है। आप देखेंगे पार्लियामेंट में फेथ है लोगों का, तभी तो क्या कर रहे हैं, लोग चुन रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। नहीं तो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते? तो लोगों का फेथ है पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे। तो हमारे यहाँ इसीलिए इसको फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर पीपल क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं लोगों का कि वो सीधे डिसीजन मेकिंग में लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम जो चुन रहे हैं लोगों को, वो जाकर लॉ बना रहे हैं, जो एमपी एमएलए हो रहे हैं। और फिर उनको क्या है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंसेंट भी है, यही तो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो इनको कंसेंट भी मिल जा रहा है। और पार्लियामेंट जो सिस्टम है, यहाँ पे पावर दी गई है रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, लोग इनको चुनते हैं, वो डिसीजन बनाते हैं और फिर फाइनली वो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बना के वो डिसीजंस बनाते हैं। और फिर वो क्या करेंगे, उनको पावर भी दी जाएगी, तभी तो वो अच्छे से लॉस को रन करा पाएंगे। अगर पावर ही नहीं रहेगी तो वो रन कैसे करा पाएंगे? तो इसी तरीके से आप देखते हैं, जो आप इलेक्शन हम देख रहे थे, पहले हमने क्लासेस में देखा, इलेक्शन में हम जाके वोट करते हैं और फिर एमपी एमएलए चुने जाते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एमपी एमएलए हैं, ये क्या है, लोकसभा जो कि सेंट्रल का है, या राज्यसभा सेंट्रल का है, यहां पर ये जाएंगे। और एमएलए कहां जाएंगे? ये स्टेट लेजिस्लेशन में जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। और ये बिल्कुल सेम होते हैं, ये एक तरीके से ही काम करते हैं, बस इनके पावर में डिफरेंस होता है। इनके पास, एमपी के पास सेंट्रल पावर होती है, इनके पास स्टेट की पावर होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 5 साल के लिए चुने जाएंगे। अभी मैंने रीजन बताया क्यों 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, एक एक लोग वहां से चुने जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और ये अलग अलग पार्टी से चुने जाते हैं, अलग अलग पार्टी बनाई जाती है और ये पार्टी के ही मेंबर होते हैं और ये जाके लड़ते हैं। और कुछ लोग इंडिपेंडेंटली भी लड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पार्लियामेंट की फोटो दे रखी है, बाहर की, ये अंदर की। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पार्लियामेंट बनाया गया है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। अभी जो हमने डिस्कस किया है उसको हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारी पार्टीज थी जिन्होंने 2019 में इलेक्शन लड़ा और लोगों ने अलग अलग पार्टी को वोट किया और वो सीटें जीते। यहां पर आप देखेंगे चार्ट में, देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम सीट गेन किया 303। और यहां पर लोकसभा का ये इलेक्शन था, तो लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट है वो है 545। 545 का अगर 50% हम ले लें +1, जो भी वोट पा जाता है वही क्या करता है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ये जनरल एक थॉट है। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसका 50 + 1 कर लें तो कितना हो जाएगा, 273 वोट्स। इतनी सीटें जीतना जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि कितना है, 273, लेकिन बीजेपी को कितना मिला, 303। तो ये क्या है, ये सिंपली मेजॉरिटी में है और ये गवर्नमेंट बनाएंगे। और यहां पे गवर्नमेंट में जो हेड होगा पार्टी का, वो क्या हो जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जैसे
श्री नरेंद्र मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस तरीके से फंक्शन करता है और वो अपने पसंदीदा लोगों को चुनेंगे, एमपीज को चुनेंगे और वो फिर कैबिनेट बनाएंगे और उनको एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी, कुछ कुछ डिपार्टमेंट दिया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर होम अफेयर्स, इस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ कुछ मिनिस्टर्स को दे दिया जाएगा। इस तरीके से फंक्शन करता है। इसको अभी और हम डिटेल में समझेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। यहां पर देखिए कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। जो मेजॉरिटी में आएगा वो गवर्नमेंट बनाएगा और यहाँ पर लोकसभा में प्रेजेंट में आप देखेंगे कितना मिला, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और आप यही चीज आप देखेंगे कि किस तरीके से पहले के इलेक्शंस होते थे और किस तरीके से लोग चुने जाते थे और लोकसभा में हाईएस्ट जो सीटें हैं और जो लोएस्ट सीटें हैं वो उस तरीके से डिसाइड की जाती हैं। यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी में बीजेपी थी और उसके बाद अगर हम हाईएस्ट वोट देखें तो उसके बाद हाईएस्ट वोट है हमारा कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं। जो इसके बाद सेकंड नंबर पे होंगे हाईएस्ट, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए हम सबसे पहली बात की जो एमपी चुने जाते हैं, यहां पर जो एमपी पहुंचे पार्लियामेंट में वो क्या करेंगे, वो तो गवर्नमेंट बना लेते हैं, लेकिन आखिर पार्लियामेंट का काम क्या होता है, तो यहाँ पे मेनली आप 3 काम देखेंगे पार्लियामेंट का। सबसे पहले हम पहला काम देख लेते हैं। पहला काम जो पार्लियामेंट का है वो क्या करता है, वो नेशनल लेवल का गवर्नमेंट बनाता है। अब ये नेशनल लेवल का गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट में 3 ऑर्गन है। एक तो हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा। अब कोई भी अगर लॉ बनाना है तो तीनों का जरूरी है पॉजिटिव आना। यहां पर मेजॉरिटी में लोकसभा वोट करे, राज्यसभा वोट करे और फिर प्रेसिडेंट भी उससे एग्री करे, तब वो लॉ एक्ट बन जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लोकसभा की बात अगर हम करते हैं, जो एमपी चुने जाते हैं वो होते हैं 545 और यहाँ पर कैसे चुने जाते हैं ये जो 543 मेंबर्स हैं, ये तो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ये डायरेक्टली लोग इनको चुन देते हैं। और बचे हुए जो लोग हैं, बचे हुए कितने लोग बचे, यहाँ पर 2 लोग बचे। जो 2 लोग बचे वो एंग्लो इंडियन होंगे और एंग्लो इंडियन वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन एंग्लो इंडियन आएगा, ये प्रेसिडेंट चुनता है, यहाँ पे वो नॉमिनेट करता है। और ये जो थे ये इलेक्ट होते हैं, इनको लोग चुनते हैं। क्लियर है, ये इलेक्शन के द्वारा आते हैं 543 और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर एंग्लो इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन उनका अगर कम है तो उनको प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर देता है। अब ऐसे ही राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 245 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 233 इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। जो लोग आप देखेंगे डायरेक्टली चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा के हैं, स्टेट असेंबली के लोग हैं, इनमें से वोट करेंगे लोग, फिर राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये लोग आएंगे। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं ऐसे लोग 233 लोग और 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि किसी पर्टिकुलर आर्ट, लिटरेचर, सोशल एक्टिविटीज में जो वर्क करते रहते हैं, लिटरेचर में जो स्पेशलिस्ट हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। यहां पर ऐसे लोग चुने जाते हैं। तो ये तो हो गई, देखिए हमने पार्लियामेंट के एक स्ट्रक्चर को समझ लिया है किस तरीके से ये फंक्शन करता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए एक चार्ट दे रखा है जिसको अभी हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर ये 2009 का इलेक्शन का चार्ट है। अभी हमने देखा था 2019 का, वहां पर क्लियर मेजॉरिटी थी, बीजेपी ने पार्टी बना ली थी, गवर्नमेंट बना लिया आराम से, और इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन 2009 में ऐसा नहीं हुआ था। 2009 में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 206 वोट है, और जबकि लोकसभा में आप जानते हैं कि कितने लोग होते हैं, टोटल मेजॉरिटी है 545, और हाफ से ज्यादा 50 + 1 कितना होना चाहिए? होना चाहिए 273। तो इसको मीट करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? इंडियन नेशनल आईएनसी ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई और पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया, और वो जो पार्टीज थी, डिफरेंट पार्टीज थी, उनकी सीटों को जोड़ लिया गया, और फिर वो फाइनली 273 का मार्क क्रॉस कर गए। और जब भी ऐसा होता है, जब मेजॉरिटी किसी भी एक पार्टी को नहीं मिलती है, तो ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसे जो पार्टी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं कोलिजन पार्टी। क्लियर है? यही कहलाता है कोलिजन पार्टी। कोलिजन अगर आपसे कह रहा है तो कोलिजन आप समझ लीजिए कि यही कह रहा है। और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मेजॉरिटी गेन कर रहे होंगे पार्लियामेंट में, जैसे कि यहाँ पे 2009 में कौन गेन कर रहा था? बीजेपी गेन कर रहा था, जिसने 116 वोट पाया था, वो हो जाएंगे ऑपोजिशन में। क्लियर है? और बीजेपी के ही एक मेंबर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाता है। वही सारे क्रिटिसिज्म को खड़े होकर फेस करता है पार्लियामेंट में। वही अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात होती है या उससे रिलेटेड कोई बात कहनी होगी, तो वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपोज करेगा। ये देखिए सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये मेथड्स होते हैं जो कि एक पार्लियामेंट करता है। यहां पर अब अगर हम समझें कि राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा, जैसा कि हमने देखा राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, उसमें से इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं ये लोग, रिप्रेजेंटेटिव ही चुन रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये लोग आएंगे, और 12 नॉमिनेट किए जाएंगे, 233 लोग इलेक्शन से आएंगे। क्लियर है आपको? अब यहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई लोकसभा में अगर कोई बिल पास हुआ है, वो राज्यसभा में जाएगा, मेजॉरिटी से बिल पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो वो बिल क्या हो जाएगा? वो बिल फाइनली फिर एक्ट बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए राज्यसभा अपोज कर देता है या प्रेसिडेंट उसको कंसेंट नहीं देते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है और वो फिर रूल रेगुलेशन में नहीं आता है। क्लियर है आपको ये बात? अब यहाँ पे पार्लियामेंट का जो दूसरा फंक्शन है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो लोकसभा का जो हेड होगा, जो पार्लियामेंट की प्रेसिडिंग देखेगा, वो कहलाता है स्पीकर, और पार्लियामेंट ही डिप्टी स्पीकर्स को चुनता है। मान लीजिए स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर बन जाता है। और राज्यसभा में जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन, और जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो कौन होगा? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट ही क्या हो जाएंगे? वो चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के, और उनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल की। कैसे कंट्रोल करेगा कोई गवर्नमेंट, या गाइड करेगा, या कोई इंफॉर्मेशन देगा, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सेशन होता है, सबसे पहले जब पार्लियामेंट बैठती है उसको हम कहते हैं सेशन। तो सेशन का सबसे पहला जो आवर होगा उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होगा? जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं
जो भी बिल होगा, जो भी एक्ट बना होगा, इस पे जो फॉल्ट होंगे या जो भी इसमें काम हो रहा होगा गवर्नमेंट का, वहां पे एमपी उस पे क्लैरिफिकेशन देगा, वहां पे वो क्लैरिफाई करेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। आखिर जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो हमारे गवर्नमेंट की है, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये क्वेश्चन आर में वो क्लियर करेगा, वो सारी पॉलिसीज को क्लियर करेगा, बताएगा कि किस तरीके से वो काम किया जा रहा है। और अपोजिशन पार्टी का काम ये होगा कि वो उसको ऑब्जेक्ट करे अगर उसको कोई चीज गलत लग रही हो तो, और वहां पर उसको सजेशन दे कि क्या करना चाहिए। वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट ला रही है उसके अगेंस्ट सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रेज किए जाएंगे अपोजिशन पार्टी के द्वारा, और एमपी उसको क्लैरिफाई करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये 2017 में ये डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे स्कीम लाई गई थी बच्चों के लिए, यहाँ पर पार्लियामेंट में ये सारी चीजें रखी गई थी, इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए सर्वाइवल की बात की जा रही थी, हेल्थ की बात की जा रही थी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, इसके बारे में स्कीम में बताया गया था। उसके बारे में जो मेंबर थे, एमपी जो थे, वो क्लैरिफाई कर रहे थे। डॉक्टर विजेंद्र कुमार वो यहाँ पे पूरा क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये फीडबैक है, जो एमपी के द्वारा जो क्वेश्चंस पुट किए गए दूसरे एमपी के द्वारा, और जो कैबिनेट है, कैबिनेट के लोग वहां पे क्लैरिफाई करते हैं, यहां से जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होगा, उसके हिसाब से फिर लोग लॉज बनाते हैं और उसके हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गाइडलाइंस देती है कि किस तरीके से लोग उस पर फंक्शन करेंगे। क्लियर है आपको? यहाँ पे गाइडलाइंस मिलेंगी। फिर फाइनली किस तरीके से लोगों को उसको इन्फॉर्म किया जाए, किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे, इन सब सारी चीजों पे डिस्कशन होता है। यहां पर देखिए जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, ये तीसरा पार्ट है पार्लियामेंट का। तीसरा पार्ट क्या है? लॉ मेकिंग का। ये हम अगले चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे कह रहा है कि हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, जो लोग पार्लियामेंट में रहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है देखिए लॉ मेकिंग का, ये हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में ही काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरीके से लॉ बनेगा, किस तरीके से फंक्शन होगा, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। और यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट में किस तरह के लोग होंगे, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह के होंगे लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर रूरल मेंबर होंगे, कुछ लोग जो कि गांव के होंगे वो लोग चुने जाएंगे, और कुछ रीजनल पार्टी होगी। रीजनल पार्टी मतलब जो कि उसी इलाके में से पाई जाएगी ऐसी पार्टीज। कुछ नेशनल पार्टीज होंगी जो कि पूरे इंडिया में होंगी ऐसी पार्टीज, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई। क्लियर है आपको? तो ऐसे जो पार्टीज हैं, ऐसे जो नेशनल पार्टीज हैं, ये 7 हैं, ऑल टोटल 7 हैं। और यहाँ पे रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, आप इसको देखेंगे और आप ये हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने रीजनल पार्टीज आप जानते हैं। और आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में दलित का जो कि लोअर क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी हैं, इनको भी जगह मिल रही है पार्लियामेंट में। और जो रिप्रेजेंटेशन है, हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट मिरर नहीं है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हम सोसाइटी का नहीं कह सकते हैं। सारे लोग अभी भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं वुमेन से। देखिए जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें 49% वुमेन है, लेकिन टोटल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे, पहले ये था 3% और अब बढ़ के ये 11% हो गया है, अभी भी ये कम है।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो मार्जिनल सेक्शन है उनको अभी भी उस तरीके से सीटें नहीं मिली हैं। जिस तरीके से SC, ST जो ये लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इन लोगों को अभी भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है जिस तरीके से मिलना चाहिए। या आदिवासी जो भी पार्लियामेंट में है, आदिवासी, उनको अभी उस तरीके से आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है जिस तरीके से मिलना चाहिए। यहां पर देखिए जो ये सजेशंस हमने उठाए हैं, यहां पर जो हमने चीजों को देखा है कि जो वुमेन है, वुमेन का हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और यहां पर पहले की अगर हम बात करें तो ये 3% था और रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि ये 11% है, लेकिन ये ग्रोथ बहुत ज्यादा अभी देखने को नहीं मिल रहा है और अभी भी शेयर बहुत कम है। जैसा कि आप यहाँ पे पार्लियामेंट में ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने कम महिलाएं अभी भी वहां पर रिप्रेजेंट की जा रही हैं। और डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे यही जो क्वेश्चंस हैं जो कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना, ऐसे क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं? अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं ये, जिनको अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ये बहुत जल्द सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे अप्रूवल की अगर हम बात करें, देखिए हम ग्रोसरी पे आ चुके हैं, हमने क्या क्या सीखा। अप्रूवल क्या चीज है? टू गिव सम कंसेंट टू और बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है? हम किसी को कंसेंट दें, यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है। और फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग, कोई अगर आदमी है जिसपे एग्री कर रहा है, कंसेंट दे रहा है, या कुछ उसमें फेवरेबल कंडीशन वो समझ रहा है उस चीजों को, तो ऐसे कंडीशन को हम अप्रूवल कहते हैं। और ऐसे जो अप्रूवल है ये दो तरह के होते हैं। एक तो फॉर्मल कंसेंट, जहां पे हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं इलेक्शन के द्वारा, और दूसरा जहां पे हम अपने ट्रस्टी को भेज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट अच्छे से फंक्शन करे तो ये होना चाहिए। अब दूसरा क्या है? कोलिजन। कोलिजन क्या है? ये टेम्परेरी अलायंस है। कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो वो ग्रुप ऑफ पार्टीज को मिला के गवर्नमेंट फॉर्म करती है और रिप्रेजेंट्स टू द अलायंस, और इनको हम अलायंस बोलते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इलेक्शन के बाद, ये प्री पोल अलायंस होता है, जब हम इलेक्शन से पहले ही साथ हो लें कि हम साथ में लड़ रहे हैं, या पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस में क्या होगा? पोस्ट मतलब इलेक्शन के बाद, और प्री पोल मतलब आप समझ लीजिए कि पहले ही अगर हम डिसाइड कर लें कि हमको किसके साथ अलायंस बनाना है। जैसे कि एनडीए, आप जानते हैं एनडीए क्या है? एनडीए हमारा इसका है, बीजेपी का है अलायंस, जहां पे बहुत सारी पार्टियां मिलके करती हैं। और यूपीए है, ये है कांग्रेस का, जहां पर ये प्री पोल अलायंस है। लेकिन कुछ पार्टीज जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखे हैं, शिवसेना कांग्रेस मिल गई, और वहां पे जो यहाँ पे अलायंस हमने ये देखा, ये पोस्ट पोल अलायंस था, महाराष्ट्र वाला कंडीशन जो था, ठीक है। और अनसॉल्व्ड जो ये क्वेश्चंस थे जो हमने दिखाया था, यहाँ पे सिचुएशंस क्या हैं जो कि इजी नहीं है सॉल्व करना, और ये प्रॉब्लम्स अभी भी सोसाइटी में है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने चैप्टर बहुत क्लियरली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ, जो हमने नेशनल मूवमेंट किया, और वहां पर हमने कहा कि जो सारे एडल्ट हैं उनको वोट करना चाहिए। मतलब कि हम क्यों सोचते हैं कि सोसाइटी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए? बताइए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों जरूरी है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए जरूरी है कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनको इतनी समझ होती है कि वो वोट कर सकें और अपने पसंदीदा पार्टी को वो जिता सकें, पार्टी या कोई इंडिविजुअल को जिता सकें जो कि उनके अच्छे के लिए सोच रहा है। इसलिए हम
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो लोगों का हमारे इलेक्शन में, हमारे पार्टिसिपेशन में, जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो लोगों का, और ये सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ही द्वारा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2004 का मैप दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग ये कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कंस्टिट्यूएंसी है ये शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला शेड्यूल कास्ट को, और पिंक वाला जनरल को। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनके लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेजॉरिटी में होंगे और यहाँ पर इनको बराबर से रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिलना चाहिए, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करके ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ इनके बारे में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे स्टेट में दी हुई है, और नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देखें वहां के कौन एमपी थे, और यहाँ पर आप देखें कि कितने, हाउ मेनी एमपी डज योर स्टेट हैव, आपके स्टेट में कितने एमपी हैं ये आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे नहीं जाते कभी एग्जाम में, ये आपके आईक्यू को चेक करता है। Why are certain constituencies colored green? अब ये मैंने आपको ग्रीन और ब्लू बता दिया है कि वो बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये हमने एसटी के लिए रिजर्व कर लिया है, और जो ब्लू वाला है ये एससी के लिए हमने रिजर्व कर दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो यहाँ पर इस चार्ट में तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी पार्टी करंटली पावर में है। स्टेट में आप बताइए, आप जिस स्टेट के हो, जैसे कि मैं यूपी में रहता हूं, तो यहां पर देखिए स्टेट में कौन है, यहां पर बीजेपी में है, सेंट्रल में भी बीजेपी है। आपके स्टेट के जो भी लोग हों आप बताइएगा। हमारे यहाँ देखिए स्टेट में योगी हैं और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी हैं। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि करंटली आप नाम बताएं जो आपके एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हो, आप बताइए कौन है, इसको आप फिल करिएगा। फिर पार्टी कौन सी करंटली ऑपोजिशन में है, विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फॉर्म द ऑपोजिशन, यहां पर देखिए कौन है, यहां पर कांग्रेस है, ठीक है। फिर यहां पे इलेक्शन कब हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है 2019 में सेंट्रल में। अगला कब होगा, 5 साल के बाद होगा, 5 इयर्स के बाद होगा। क्लियर है। अब यहां पर आप बताइए कि कितने वुमेन आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल में। अभी मैंने आपको बताया कि 11% के लगभग हैं। स्टेट में आप बताइए। ये सारी चीजें आप देख के भरिएगा, नेट से आप देख के ये भर सकते हैं। क्लियर है। ये हर किसी को ये पता नहीं रहता है, जो पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा देखते हैं उनको क्लियर रहती है बातें, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए कंपटीशन में ये सब नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इसको बहुत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर क्लास में हैं क्लास 8 के तो आप ये देखकर आप भर लीजिएगा अपने से। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस। तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर। ऐसे लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना मत भूला करिए। नीचे में यहाँ पे देखिए लाइक का बटन होगा, थंब बना होगा, वहां पे आप तुरंत प्रेस कर दें। और अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हो तो कमेंट करें कि हम ये चीज चाहते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वंस अगेन, वील मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।